नमस्कार। स्वागत है आपका कहानियों के सफरनामे में। आज हम सुनेंगे लप्पू झन्ना का एक और मजेदार किस्सा। तो चलिए सुनते हैं लप्पू झन्ना भाग 25। गब्बल थे बी खतरनाक कथाई मातर। लफत्तू की हालत देखकर मेरा मन स्कूल में कतई नहीं लगा। उल्टे दुर्गादत्त साहब की क्लास में कसाई मास्टर की अरेंजमेंट ड्यूटी लग गई। कसाई मास्टर सीनियर बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन उसके कसाईपने के तमाम किस्से जूनियर बच्चों में भी जाहिर थे। वह नजदीक के एक गांव बैलपोखरा में रहता था। दुर्गादत्त सांप के आने से करीब आधा मिनट पहले स्कूल के गेट से भीतर असेंबली में उसे बेखौफ घुसते देखते ही न जाने क्यों लगता था बाहर बरसात हो रही है। सरसों के रंग की उसकी पतलून के पानियचे अक्सर पिंडलियों तक मुड़े होते थे और कमीज बाहर निकली होती। उसे जूता पहने हमने कभी नहीं देखा। वह हवाई चप्पल पहना करता था। जाड़ों में उनका स्थान प्लास्टिक के बेडॉल सैंडल ले लिया करते। कसाई मास्टर की कदकाठी किसी पहलवान सरीखी थी और 10वीं 12वीं तक में पढ़ने वाले बच्चों में उसका बड़ा खौफ था। थ्योरी बुड्ढे और मुर्गा दत्त मास्टर के धुनाई कार्यक्रम कसाई मास्टर के विख्यात किस्सों के सामने बच्चों के खेल लगा करते। बताया जाता था कि कसाई मास्टर की पुलिस और सरकारी महकमों में अच्छी पहचान थी और उसके खिलाफ कुछ भी कह पाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। लफत्तू के असाधारण सामान्य ज्ञान की मार्फत मुझे मालूम था कि अगर कभी भी कसाई मास्टर का अरेंजमेंट में हमारी क्लास में आना होगा तो हमें बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि कसाई मास्टर का दिमाग चाचा चौधरी की टेक पर कंप्यूटर से भी तेज चलता था। यह अलग बात है कि कंप्यूटर तब केवल शब्द भर हुआ करता था, एक असंभव अकल्पनीय शब्द जिसके ओर छोर का संभवतः भगवान को भी कोई आइडिया नहीं था। लफत्तू कहता था कसाई मास्टर को स्कूल के एक एक बदमाश बच्चे का विस्तृत बायोडाटा जबानी याद था। बला खतरनाक इंसान है कताई मातर बेटे। बला खतरनाक गब्बल थे बी खतरनाक। गब्बर सिंह से भी खतरनाक कसाई मास्टर की क्लास में एंट्री कतई ड्रामाई नहीं हुई। उसने खड़े होकर आराम से खुद ही अटेंडेंस ली और जब प्यारे बच्चों कहकर कुर्सी पर अपना स्थान ग्रहण किया, मुझे लफत्तू की बातों पर से अपना विश्वास एक बारगी ढहता सा महसूस हुआ। कसाई मुख को थोड़ा गौर से देखने पर पता चलता था कि बागड़ बिल्ले की भांति उसकी दाईं आंख दैनी थी। बाईं भौं के बीचों बीच चोट का पुराना निशान उस मुखमंडल को खौफनाक बनाता था। शत्रुघ्न सिन्हा टाइप की मूछें धारण किए वह खुद को ज्यादा स्मार्ट समझने के कुटैव से पीड़ित था। प्रचुर तेल लिपीकरण के बावजूद कसाई के अधपके बाल सूअर के बालों की तरह कड़े और सीधे थे। यह कल्पना करना मनोरंजक लगा कि केवल घुटन्ना पहने वह कैसा नजर आएगा। अटेंडेंस हो चुकी थी और प्यारे बच्चों कहते हुए कुर्सी में बैठकर कसाई मास्टर किसी विचार में तल्लीन हो गया। क्लास के बाकी बच्चों की तरह मैं भी अगले 2 पीरियड के दौरान किसी भी स्तर के कैसे भी हादसे का सामना करने को तैयार था। अचानक कुर्सी से एक अधसोई सी आवाज निकली। पत्तल में खिचड़ी कितने बच्चों ने खाई है? कुछ समय से क्लास में बस कभी कभी आ रहे लाल सिंह के सिवाय किसी भी बच्चे का हाथ नहीं उठा। लाल सिंह के उठे हुए हाथ को तवज्जो न देते हुए कसाई मास्टर ने अपनी बात शुरू की। यहाँ से कुछ दूरी पर कालागढ़ का डाम हैगा। सोच रहा हूँ कि तुम सारे बच्चों को किसी इतवार को वहां पिकनिक पे ले जाऊं। आशीष बेटे, यहाँ को अइयो जरा। आशीष क्लास में नया नया आया था। उसका बाप रामनगर का एसडीएम था। आशीष कसाई मास्टर की बगल में खड़ा हो गया। मास्टर का अभिभावक सुलभ प्रेम से भरपूर हाथ उसकी पीठ फेर रहा था। आशीष के पिताजी रामनगर के सबसे बड़े अफसर हैंगे। कल मुझे इनके घर खाने पर बुलवाया गया था। वह मुझे जब बात सूझी कि आशीष की क्लास के सारे बच्चों को कालागढ़ डैम पे पिकनिक के वास्ते ले जाया जावे और साहब ने सरकारी मदद का मुझे कल ही वादा भी कर दिया है।
तो बच्चों, अपने अपने घर पे बतला दीजो कि आने वाले किसी भी इतवार को पिकनिक का आयोजन किया जाएगा। पिकनिक में देसी घी की खिचड़ी बनाई जाएगी और उसे पत्तलों में रखकर सारे बच्चे खावेंगे। खिचड़ी खाने का असल आनंद पत्तल में है। खिचड़ी, पत्तल, देसी घी, कालागढ़, डाम, साहब, आशीष, पिकनिक इत्यादि शब्द पूरे पीरियड भर बोले गए। कसाई मास्टर का हाथ लगातार आशीष की पीठ को सहलाता रहा। घंटी बजने ही वाली थी जब कसाई मास्टर ने "ए लौंडे, तू वो पीछे वाले यहाँ आइयो तनी" कहकर एक बच्चे को अपने पास आने को कहा। पैदाइशी बॉर्डम नजर आने वाले इस लड़के का नाम ज्यादातर बच्चे नहीं जानते थे। उसकी पहचान यह थी कि उसके एक हाथ में 6 उंगलियां थीं। कसाई मास्टर के स्वर से समझ में आया कि उसे कुछ खुराफात करते हुए देख लिया गया था। वह मास्टर की मेज तक पहुंचा। कसाई ने एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा। जरा बाहर देख के अयो धूप निकल रही कि ना। क्लास का दरवाजा खुला था और अच्छी खासी धूप भीतर बिखरी पड़ी थी। पैदाइशी बॉर्डम की समझ में ज्यादा कुछ आया नहीं, लेकिन डर के मारे कांपते हुए कक्षा के बाहर जाकर आसमान की तरफ निगाह मारने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। वापस लौटकर उसने हकलाते हुए कहा, "मैंने निकल रही माँ साहब, तुझे बता कि धूप कहाँ से निकला करे।" उसने फिर से हकलाते हुए कहा, "ससस सूरज से माँ साहब, जे बता रात में क्या निकला करे।" पैदाइशी बॉर्डम के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कसाई ने कहा, "रात में लिकला करे चांद, और चांद की वजह से रात में तारे भी लिकला करे हैं। तारे वैसे तो दिन में भी लिकला करे हैं, पर सूरज की वजह से दिखाई ना देते।" उसके कंधे पर हाथ रखकर क्रूर आवाज में कसाई मास्टर बोला, "इस बच्चे को दिन में तारे देखने का ज्यादा शौक हैगा शायद, जब ही तो खीसे निपोर रिया था।" बोलते बोलते उसने अपनी कमीज की जेब से एक नई पेंसिल निकाली और पैदाइशी बॉर्डम के 6 उंगली वाले हाथ को जोर से थामकर अपनी मेज पर रख दिया। किसी कुशल कारीगर की भांति उसने उसकी उंगलियों के बीच एक खास स्टाइल में पेंसिल फिट की और अगले ही क्षण अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ को इतनी जोर से दबाया कि उसकी आंखें बाहर आने को हो गईं। इन आंखों के कोरों से आंसुओं की मोटी धार बहना शुरू हो गई। करीब आधा मिनट चले इस जघन्य पिशाच कर्म को भाग्यवश पीरियड की घंटी बजने से विराम मिला। मां साहब ने पेंसिल वापस अपनी जेब में संभाली और वापस लौटते पैदाइशी बॉर्डम की पिछाड़ी पर एक भरपूर लात मारते हुए हमें चेताया, "सुअर के बच्चों, मां साहब की बात में ध्यान ना लगाया और ज्यादा नक्शा दिखाया तो एक एक को नंगा करके लटका दूंगा।" पैदाइशी बॉर्डम के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति व्यक्त करने का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि तिवारी मां साहब क्लास के बाहर खड़े थे। तिवारी मास्टर उर्फ थ्योरी बुड्ढे ने गुलाबी तोता बनाने में हमें पारंगत बना चुकने के बाद इधर 2-1 महीनों से स्कूल जाती लौंडिया बनवाना चालू किया था। कंधे पर बस्ता लगाए और 2 हाथों में गुलदस्ता थामे स्कर्ट ब्लाउज पहनने वाली घुंघराले बालों वाली यह बदसूरत लौंडिया बनाना ज्यादातर बच्चों को अच्छा लगता था। लफत्तू की रफ कॉपी स्कूल जाती लौंडिया के बेडौल अश्लील चित्रों से अटी पड़ी थी। किसी तरह स्कूल खत्म हुआ। लफत्तू के बिना मैं मनहूसियत और परेशानी का जीता जागता पुतला बन गया था। घर पहुंचकर बेमन से मैंने कुछ दूध नाश्ता किया और कपड़े बदलकर नहर की तरफ चल दिया। मैं नहर की दिशा में मुड़ ही रहा था कि अपनी दुकान से आवाज लगाकर लाल सिंह ने मुझे बुलाया। वह स्कूल की पोशाक में ही था। उसके पापा कहीं गए हुए थे और वह लफत्तू को लेकर चिंतित था। उसने मुझे लफत्तू का सबसे करीबी दोस्त समझा। इतनी सी बात से ही मेरी मनहूसियत कुछ कम हो आई। सही बात तो यह थी कि मुझे पता ही नहीं था कि लफत्तू को असल में क्या हुआ था। वह बीमार था और बहुत बीमार था। बस मैंने लाल सिंह को सुबह वाली बात बता दी कि कैसे मैंने
लफत्तू के मम्मी पापा को उसे मुरादाबाद वाली बस की तरफ ले जाते देखा था और कैसे वह कांप रहा था गर्मी के बावजूद। लफत्तू के बारे में 10 मिनट बातें करने के बाद मेरे मन से जैसे कोई बोझा उतरा। लाल सिंह ने दूध बिस्कुट दिया। पेट भरा होने के बावजूद लाल सिंह की दुकान का दूध बिस्कुट कभी भी खाया जा सकता था। मेरी निगाह पशु अस्पताल की तरफ गई। जब से गोबर डॉक्टर कुच्चू गमलू नामक हमारी प्रेयसियों के साथ हल्द्वानी चला गया था, उस तरफ देखने की इच्छा तक नहीं होती थी। मुझे अनायास उस तरफ देखता देख लाल सिंह कह उठा, ये नया गोबर डॉक्टर अपने बच्चों को लेकर नहीं आने वाला है, बता रहे थे। नैनीताल में पड़ती है, इसकी लौंडिया बहुत माल है, बता रहा था फुच्ची। फुच्ची यानी फुच्ची कप्तान। नैनीताल निवासिनी कन्या की बात काटते हुए मैंने लाल सिंह से फुच्ची के बारे में पूछा। अबे कल ही रामनगर लौटा है फुच्ची और काला हो गया है साला। लाल सिंह की दी हुई सूचना मेरे लिए महत्वपूर्ण थी। फुच्ची के रामनगर पुनरागमन के समाचार ने मुझे काफी प्रसन्न किया। फुच्ची मेरे उस्ताद लफत्तू का भी उस्ताद था, सो उसके माध्यम से लफत्तू के स्वास्थ्य के बारे में आधिकारिक सूचना प्राप्त कर पाने की मेरी उम्मीदों को बड़ा सहारा मिला। लाल सिंह की दुकान से नहर की तरफ जाने के बजाय मैं अपने घर की छत पर पहुंच गया। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता था। बंटू को वहां न पाकर मुझे तसल्ली हुई। अपनी छत फांदकर मैं ढाबू की छत पर मौजूद पानी की टंकी से पीठ टिकाए बैठने ही वाला था कि हरिया हकले वाली छत की साइड से बागड़ बिल्ला आ गया। लफत्तू और फुच्ची जैसे घुच्ची सुपरस्टारों की गैर मौजूदगी के कारण बागड़ बिल्ला तकरीबन बेरोजगार हो गया था और आवारों सुअरों की तरह दिन भर यहाँ वहाँ भटका करता। सरदारनी के स्कूल में ट्यूशन पढ़ने आए बच्चों को मधुबाला कोई इंग्लिश पोयम रटा रही थी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद बागड़ बिल्ले ने असली बात पर आते हुए मुझसे आर्थिक सहायता का अनुरोध किया। दरअसल उसे घर से अठन्नी देकर दही मंगवाया गया था। हलवाई की दुकान तक पहुंचने से पहले ही घुच्ची खेल रहे बच्चों को देखकर उससे रहा नहीं गया, जहां वह 5 मिनट में सारे पैसे हार गया। बागड़ बिल्ले जैसे टौंचा उस्ताद का घुच्ची में हारना आम नहीं होता था। मेरे पास 25-30 पैसे थे, जो मैंने उसे अगले दिन वापस किए जाने की शर्त पर दे दिए। हालांकि मैं जानता था कि बागड़ बिल्ला किसी भी कीमत पर उन पैसों को वापस नहीं चुका सकेगा। उसका परिवार बहुत गरीब था और उसकी माँ इंग्लिश मास्टरनी के घर बर्तन कपड़े धोने का काम किया करती थी। जाते जाते उसने एक बात कहकर मुझे उत्फुल्लित कर दिया। फुच्ची तुझे याद कर रहा था यार। मेरे यह पूछने पर कि फुच्ची कहाँ मिलेगा, उसने अपनी चवन्नी जैसी आधी आंख को चौथाई बनाते हुए दोनों हाथों की मध्यमाओं को जोड़कर घुच्ची का सार्वभौमिक इशारा बनाते हुए कहा, वहीं और कहाँ। नीचे उतरकर भागता हुआ मैं साहजी की आटे की चक्की के आगे से होता हुआ घुच्ची स्थल पहुंचा, पर खेल बीत चुका था और खिलाड़ियों के बदले वहां नाली पर पंगत बनाकर बैठे छोटे बच्चे सामूहिक निपटान में मुब्तला थे। ये इतने छोटे थे कि उनसे अभी अभी संपन्न हुए खेल और खिलाड़ियों के बारे में कोई जानकारी हासिल हो पाने का कोई मतलब नहीं था। उसके आगे का जुग्राफिया मेरे लिए अपरिचित था, सो मैं मन मारे वापस घर की तरफ चल दिया। बस अड्डे पर आखिरी गाड़ी अब आ लगी थी और कोई दिन होता तो लफत्तू और मैं डिब्बू तलाशने वहां जरूर जाते। माचिस के लेबल इकट्ठा करने के शौक को किनारे कर हमने 3-4 महीनों से डिब्बू यानी सिगरेट के खाली डिब्बे इकट्ठा करने का नया शौक पाल लिया था। डिब्बों इकट्ठा करना माचिस के लेबल इकट्ठा करने की बनिस्बत ज्यादा वयस्क काम माना जाता था, क्योंकि उनके साथ भी घुच्ची जैसा एक जुए वाला खेल खेला जा सकता था। मेरी निगाह बस से बाहर उतरते मनहूस सूरत बनाए लफत्तू के पापा पर पड़ी।
बस से बाहर उतरने वाले वही आखिरी आदमी थे, यानी लफत्तू और उसकी माँ वहीं मुरादाबाद में है। मेरा अनुमान गलत भी हो सकता था क्योंकि संभव था कि वे दोनों दिन के किसी पहर वापस लौट आए हों। गांठ लगा वही थैला लफत्तू के पापा के कंधे पर टंगा था। दिन भर की पस्ती और थकान उनके चेहरे और देह पर देखी जा सकती थी। मेरे लिए यह निर्णायक क्षण था। मैं लपकता हुआ उनके सामने पहुंचा और नमस्ते अंकल कहकर उनके सामने स्थिर हो गया। उन्होंने अपना धूल भरा चश्मा आंखों से उतारा और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मरियल आवाज में कहा, जीते रहो बेटे, जीते रहो। अंकल, लफत्तू, भर्ती करा दिया बेटा मुरादाबाद में उसको। तेरी आंटी भी वहीं है। मुझे लफत्तू को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की इमेज काफी मेलोड्रामेटिक और फिल्मी लगी और पिक्चरों में देखे गए सफेद रंग से अटे अस्पतालों और मरीजों वाले सारे सीन याद आने लगे। मैं कुछ और पूछता, वे मेरे सामने से घिसटते से अपने घर की दिशा में चल दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक सुनते रहिए लप्पू जन्ना, सिर्फ कहानियों के सफरनामे में। धन्यवाद।